शामली में अधिकारी नहीं थे? शामली के एसपी के पास आप क्यों नहीं गए? वो भी बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है, उसको भी न्याय दिला दीजिए। वो खेड़ा गांव कश्यप समाज के युवाओं की हत्या हो जाती है, आरोप मुस्लिम समाज के युवा पर लगता है, तब आपके आंसू क्यों नहीं निकलते? कि पिता की जूती अगर बेटा पहन ले तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें पिता के गुण आ जाएंगे। अब इन लोगों को राजनीति सीखने की बहुत ज़रूरत है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना। और मैं सुप्रीम की कमेंट्स भी हम देख, अगर हमें इकरा जी के खिलाफ ही उतरना होता और हम जर्नलिज्म ना करते तो हम 24 में कर लेते भाई। जब तो हम इकरा हसन जी का भी इंटरव्यू कर रहे थे ना, उनकी गाड़ी में घूम रहे थे, प्रदीप जी का भी कर रहे थे, उनका भी कर रहे थे, तब तो कुछ दिक्कत नहीं। काम करते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं। 2016 में भी इन्होंने गुंडागर्दी की थी टाइम्स नाउ के पत्रकार के साथ। चित्रकूट में गुंडागर्दी की इन्होंने, इकरा हसन जी ने कैमरा छीना। संविधान की कॉपी उठा करके सदन में बोलना और ये करना, संविधान बचाओ, ये सब एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एंगल्स इन चीज़ों। 2017 में समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम इन्हीं लोगों ने तो किया था। पलायन किसने कराया? किसने गैंग चलाए? कौन नहीं जानता ये बात? समाजवादी पार्टी अगर बदनाम हुई है, अखिलेश यादव की सरकार सत्ता से गई तो इन्हीं लोगों की वजह से। आज फिर ये लोग उसी काम पर खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं 2027 से मुख्यमंत्री बनने का, और ये लोग उनको किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को यादव ज़्यादा हवा देंगे तो अखिलेश यादव को भी सोचना होगा कि आप कैसे नेताओं को टिकट दे रहे हैं। गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, किस तरीके से तमाम चीज़ों में लोग बरी हैं अभी, और अभी जो है बेल पर रिहा हैं लोग। कि जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी, और अगर सरकार के स्तर पर कोई बात आएगी तो उसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो उसके लिए भी तैयार हैं। 11 सदस्य। गर्व है कि हम मास्टर कौनपाल जी के वंशज हैं। हमें गर्व है उस खून पर जिसको लोग विकास पुरुष कहते हैं। हमें गर्व है उस खून पर जिसने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया, किसान परिवार में, एक टीचर होने के बाद अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और समाज के लिए अपने प्राण। हमें गर्व है प्रदीप चौधरी जी पर जो ईमानदारी और सादगी की मिसाल है। प्रदीप चौधरी जी के जीवन पर आज तक रत्ती भर MLA रहे, एक बार सांसद रहे, किसी थाने में कोई मुकदमा लिखा गया हो, किसी को डराया हो, किसी को धमकाया हो, और आप तुलना कर रहे हैं इकरा हसन और नाहिद हसन के समर्थक हमारी तुलना कर रहे हैं। सचिन चौधरी पर तो रत्ती भर दाग नहीं है। पहले आप अपने दामन के जो दाग हैं उनको देखिए। जिनके घर खुश शीशे के होते हैं विपिन भाई, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अगर मेरा रिश्ता उनसे है और वो सच्चे हैं तो मैं खुलकर आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि मैं खुलकर प्रदीप चौधरी जी के साथ, मैं अपराधियों के साथ नहीं हूं। और जो अपराधियों का साथ देंगे वो अपने दामन में भी झांकें कि आप कहाँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन सा मुस्लिम खानदान है, कौन सा मुस्लिम खानदान है जिस पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और इस तरीके के गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हों? कौन सा परिवार है बताइए? क्या इमरान मसूद का परिवार है? काजी रशीद मसूद साहब का परिवार है? राजनीति में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं विपिन भाई, लेकिन किसी भी तरीके से रशीद मसूद साहब का परिवार आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं है। मतलब मैं ना तो किसी के सपोर्ट से काम कर रहा हूँ और ना किसी के विरोध से काम कर रहा हूँ। ना तो मेरा इकरा जी से कोई विरोध है, नाहिद जी से कोई विरोध है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, और ना मेरा किसी को सपोर्ट है। इस वक्त सहारनपुर में हूँ और गुज्जर भवन सहारनपुर में इस वक्त सहारनपुर ज़िले के जितने भी पत्रकार हैं उन सब की एक बैठक हुई है। और बैठक इसलिए हुई है क्योंकि सहारनपुर में BGT न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सचिन चौधरी पर जिस तरह से कैराना सांसद इकरा हसन और समाजवादी पार्टी के कैराना विधायक नाहिद हसन की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया है, इसको लेकर अब ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और पत्रकार संगठन भी सचिन चौधरी के समर्थन में खड़े होते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए सचिन चौधरी जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पिछले एक महीने से जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, इसकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। सचिन चौधरी को क्या उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश सपा की सांसद और उनके भाई कर रहे हैं, या सचिन चौधरी का जो मामला है उसको पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है? मामला शुरू हुआ था शामली ज़िले के दसाला गांव में, जो मोनू कश्यप का मर्डर हुआ था, जो उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन वो मामला इतना बढ़ा कि अब उसका पूरा का पूरा सहारनपुर में घटनाक्रम घटता हुआ नज़र आ रहा है। सचिन जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूरा घटनाक्रम है, शुरुआत तो शामली से हुई थी, लेकिन आप इसमें इन्वॉल्व कैसे हुए, ये समझना है। विपिन जी, हमारे इन्वॉल्व होने का तो कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि मसला तो आपको पता है कि 1 महीने से चल रहा था, और तब तो हमने कोई वीडियो नहीं चलाए। सांसद जी वहाँ गए, हमने तब भी नहीं चलाए। प्रदीप जी गए, वीरेंद्र सिंह जी ने जो भी उसमें कहा किया, प्रसन्न चौधरी जी गए, हमने उसमें कुछ ऐसा नहीं चलाया। हमने सोचा घटना घटी है, लेकिन पता तब चला जब सांसद महोदया 1 महीने बाद सहारनपुर पहुँची, तो हमें लगा ऐसा क्या हुआ भाई कि सांसद महोदया DIG के यहाँ गई और DIG के यहाँ जा करके अधिकारियों से इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही हैं। वो महिला से कह रही हैं कि पीछे हटिए, सनुज यादव से भी बदतमीज़ी कर रही हैं, अनुज कश्यप खुद बदतमीज़ी कर रहा है वहाँ महिला अधिकारियों के साथ। तो उस दिन हमने थोड़ा सी छानबीन करने की कोशिश हुई कि भाई ऐसा क्या हो गया कि 1 महीना बाद सांसद महोदया को मोनू कश्यप के परिवार की याद आई, जबकि दोनों बहन भाई मिलने के लिए हो गए थे कुछ दिन पहले वहाँ। तो इस वजह से हमने कुछ वीडियोज़ उस दिन की चलाई कि तो माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है।
और पुलिस प्रशासन ने इकरा हसन पर मुकदमा भी लिखा, जिसकी ये पुष्टि होती है कि सांसद महोदय ने सहारनपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की हैं। अच्छा, वो खबरें हमने चलाई। जी, उस दिन 19 मई की बात है शायद, जिस दिन इकरा हसन सहारनपुर के जो डीआईजी हैं उनसे मिलने आई थी, तो बताया जा रहा है कि उनको प्रोटेस्ट वो कुछ करना चाह रही थी, अपनी बात कहना चाह रही थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। वो डीआईजी ऑफिस से बाहर आ गई, बाहर सड़क पर उनके समर्थक इकट्ठा हुए, एक जाम की स्थिति बन गई। बाद में उनको पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके सदर थाने ले आई। इकरा हसन ने वहाँ आकर के कहा कि वो एक सदन की सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको इस तरह से अपनी बात कहने से नहीं रोका जा सकता, अधिकारी उनकी बात सुनना चाहिए अधिकारियों को। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ वो पॉलिटिक्स कर रही थी, या एक जनप्रतिनिधि का एक अधिकार भी है कि वो अधिकारियों से अपनी बात को फोर्सली भी कह सकती हैं। बिल्कुल कह सकती हैं। क्या शामली में अधिकारी नहीं थे? शामली के एसपी के पास आप क्यों नहीं गए? शामली के ज़िला अधिकारी के पास आप क्यों नहीं गए? और शामली के कश्यप समाज के लोगों ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? किरणपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, वो क्यों नहीं आए इकरा हसन जी के साथ? शामली का कश्यप समाज क्यों नहीं आया? आपको मांगेराम कश्यप जी को क्यों बुलाना पड़ा? अनुज कश्यप को डीआईजी साहब के यहाँ क्यों बुलाना पड़ा? जब डीआईजी साहब ने कह दिया कि 2 व्यक्ति उसमें जो आरोपी थे वो जेल चले गए, और की भी कोई ऐसी बात होगी तो हम जांच कर रहे हैं, तो क्या ये कोई चिड़िया थोड़ी उड़ानी है? क्या आज यहाँ से उठाकर वहाँ रख लीजिए? क्यों इकरा हसन, मोनू कश्यप के जिन आरोपी थे उनके और परिवार के सदस्यों को, जो गुर्जर समाज से आते हैं, उन गुर्जरों को जेल भिजवाने की कोशिश करने के लिए क्यों इकरा हसन डीआईजी साहब पर अन्यथा दबाव बना रही मतलब थी? आपका कहना ये है कि मोनू कश्यप हत्याकांड में सब चीज़ें ठीक चल रही थी, जो मतलब आरोपी थे उनको जेल भेज दिया गया था, शामली पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही थी, एक्शन से परिवार के लोग संतुष्ट थे, लेकिन इकरा हसन ने इसमें एक पॉलिटिकल एंगल ढूंढ लिया और कैराना में 2027 के लिए गोटियाँ फिट करने के लिए सहारनपुर चली आई। देखिए, शामली के एसपी साहब का बयान सुनिए, मीडिया में वो है और वो पब्लिक के बीच खड़े कश्यप समाज के लोग हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो हत्या हुई है उसके धाराओं के अनुरूप ही मुकदमा लिखा है। जो आरोपी थे सचिन और सौरभ, मुझे लगता है उनका नाम था, दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब उसके बाद क्या मोनू कश्यप की माँ ही मिली थी उनको आंसुओं पर राजनीति करने के लिए? पूरा परिवार, क्या मोनू कश्यप की वाइफ नहीं थी? उनकी बहन नहीं थी? उनके पिताजी, उनके भाई परिवार के लोग नहीं हैं? उन्होंने तो इकरा हसन का साथ नहीं दिया, वो तो इकरा हसन के खिलाफ थे। वो तो मोनू का ये मनीष चौहान जी के साथ थे, वीरेंद्र सिंह के साथ थे। उन्होंने तो कहा कि सारी मदद कर रहे हैं यहाँ पर जनप्रतिनिधि हमारा। तो मोनू कश्यप की माँ को बहला फुसला करके लोग लखनऊ लेकर गए, और उस रात लेकर गए जिस दिन यहाँ झगड़ा हुआ। जब डीआईजी साहब ने कह दिया विपिन भाई कि मुकदमा लिखा गया, सांसद जी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बाहर आकर के ड्रामा करना, अन्यथा दबाव बनाना, ये पूरा एक राजनीति का सोचा समझा एक पूरा प्लान था हिस्सा कि ये ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं था तो ये बताइए विपिन जी, आप तो इतने लंबे टाइम से जर्नलिज्म में हैं, कितने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डीआईजी और एसपी साहब के साथ झगड़ा करने पर मुकदमे अभी लेटेस्ट में लिखे गए पिछले 5 वर्षों में? इकरा हसन तो 2 साल से सांसद हैं। क्या पहली बार आई हूँ एसएसपी साहब से मिलने के लिए? रोज़ आती हूँ तो डीआईजी और एसपी से मिलने, डीएम साहब से भी। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। दिशा की बैठकों में भी आती हैं। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। हमने भी कितनी बार देखा है कि वो एसपी साहब से मिलने आती हैं सहारनपुर में, इससे पहले तो नहीं हुआ। तो मतलब एक तरह से इकरा हसन विक्टिम कार्ड खेल रही थी, और उनको लग रहा था कि 27 के लिए अभी से एक बड़े वर्ग को, क्योंकि कैराना लोकसभा और कैराना विधानसभा पर कश्यप समाज का वोट बड़ा वोट बैंक है, तो इकरा हसन सोच रही थी कि मतलब एक मुश्त इस वोट को कैच कर लिया जाए। ऐसा लगता है आपको सचिन? रामपाल कश्यप जी को नाहिद हसन जी फ़ोन करते हैं, वो मिलने भी जाते हैं। ये बकौल में रामपाल कश्यप जी का वीडियो जो उसमें बता रहे हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। वो जाते हैं मिलने के लिए, उनको 24 लाख की फंडिंग या आप व्यवस्था बनाइए, अनुज कश्यप के क्रांति मिशन दल वालों के प्रोग्राम लगाइए, इसके लिए फंडिंग की बात होती है। ये रामपाल कश्यप जी ने बताया, और ये कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कहा कि देखो भाई कश्यप समाज के दिल में ना फूल चिपका हुआ है, इस फूल को निकाल दीजिए इनके दिलो दिमाग से, और जो आप फंडिंग कहेंगे या जो प्रोग्राम जो खर्चा होगा वो नाहिद हसन करेंगे और इकरा हसन करेंगे। ये आरोप रामपाल कश्यप के हैं, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? 45,000 के आसपास का वोटर कैराना विधानसभा में है भाई साहब। एक तरह से ये है कि रामपाल कश्यप के साथ जो है पूरे कश्यप समाज का सौदा हो रहा था, पॉलिटिकल। हाँ, और वो सौदा उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद वो दायित्व तो किसी और को दे दिया जाता है। जब नाहिद हसन से वो लोग मिलते हैं, उसके बाद रामपाल कश्यप के घर जाते हैं वही लोग मिलने के लिए कि भाई साहब देखो डील हो चुकी है, सारा काम हो चुका है और अब आगे का काम हम शुरू कर देंगे। तो फिर उनमें क्या फूट फटावल हुई, क्या रामपाल जी ने मीडिया में बयान दिया, वो सब ने देखा।
मैं ये कह रहा हूँ विपिन जी आपके चैनल के माध्यम से, पूरे मामले की भनक आपको लगी, कुछ ऑडियो आपके हाथ लगी इस तरह की, आपने इस पूरे मामले को एक्सपोज कर दिया? पहले से ही इस बात पर संदेह कर रहा था कि सांसद महोदय का, कि हमें तो भाई 12 साल हो गए हम नेताओं को देख रहे हैं, कोई आज की बात थोड़ी है। नेताओं का एक कदम हम बता देते हैं दैट इट इज़ नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि नहीं है, तो वो सब पता था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कैसे कश्यप समाज का वोट जो है कैराना में है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिशें हो रही हैं। लालवाला में जातीय हिंसा हुई, क्या उसका कहीं ना कहीं खुलासा नहीं किया प्रशासन ने? ये खेड़ी खुशनाम गांव में रामपाल जी खुलासा नहीं कर रहे हैं? इससे पहले ठाकुर पूरन सिंह का गांव है नसीरपुर, वहाँ झगड़ा हुआ कश्यप और ठाकुरों में, क्या उसका खुलासा नहीं हुआ? उसमें कौन थे पीछे लोग? तो आप देखिए किस तरीके से जाति का रंग दिया जा रहा है हर चीज़ को। मैंने यही कहा कि जाति का रंग नहीं देना चाहिए। भाई भोपाल कश्यप भी तो गंगों के रहने वाले हैं विपिन जी, वो भी तो चिट्ठी हाथ में लेकर रोज घूम रहे हैं, मुझे न्याय दो, है ना। एक लड़की है सीमा कश्यप, जिसका एक हेड मास्टर ने रेप किया, शोषण किया उसका, वो भी बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है, उसको भी न्याय दिला दीजिए। कुआखेड़ा गाँव के 3 कश्यप समाज के युवाओं की हत्या हो जाती है, आरोप मुस्लिम समाज के युवा पर लगता है, तब आपके आंसू क्यों नहीं निकलते हैं? और आदित्य खटाना को 1 लाख रुपए देने तो आप चली गई यहाँ पर, दबाव बनने के बाद जब कहा कि तुम वहाँ क्यों नहीं गई, और तुम 2 लाख के लिए चले गए अखिलेश यादव के यहाँ, तो 2 लाख देने थे तो तुम यहीं दे देते। जब पहले बार इकरा हसन जी गई थी तभी आर्थिक मदद कर देती। ये अखिलेश यादव जी के यहाँ ले जाकर ड्रामा करने की कोशिश क्यों हुई? आप बताइए, क्या ड्रामा नहीं है? मतलब 2027 के इलेक्शन को इकरा हसन इस तरह से मैनेज कर रही हैं कि बड़े बड़े जो माहिर खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी मात खा जाएंगे इनके सामने। तो उस सारे प्लान को आपने एक्सपोज कर दिया, तो आप मुझे लगता है इस मामले में यहाँ से इन्वॉल्व हुए। देखिए, मैंने एक वीडियो में कहा था कि पिता की जूती अगर बेटा पहन ले तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें पिता के गुण आ जाएंगे। अब इन लोगों को राजनीति सीखने की बहुत ज़रूरत है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना। और मैं सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आपको बताऊंगा विपिन जी, जो उन्होंने पत्रकारों के मामले में कही, डेफेमेशन के मामले में कही है। उन्होंने खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है कि पॉलिटिशियंस शुड नॉट हैव थिक स्किन। तो ये इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए पॉलिटिशियंस को, इनको मोटी चमड़ी रखनी चाहिए। आपके डेफिमेशन को आप जो है वेपन की तरह जर्नलिस्ट के ऊपर यूज नहीं कर सकते। 90% मामले जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जैसे अब फ्यूचर में हो सकता है अगर ये मामला गया तो पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन में मामला खत्म हो गया, और 5-6 साल लग ही जाते हैं। सांसद जी जो हैं इकरा हसन, उनके समर्थक और उनकी पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सचिन चौधरी असल में जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, वो अपने मामा के लिए अगला चुनाव तैयार कर रहे हैं, और वो 2024 की अपने मामा की हार को पचा नहीं पा रहे हैं। इस तरह की कमेंट्स भी हम देख। अगर हमें इकरा जी के खिलाफ ही उतरना होता और हम जर्नलिज्म ना करते तो हम 24 में कर लेते। भाई जब तो हम इकरा हसन जी का भी इंटरव्यू कर रहे थे ना, उनकी गाड़ी में घूम रहे थे, प्रदीप जी का भी कर रहे थे, उनका भी कर रहे थे, तब तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। और अगर चुनाव में मामा जी के ही करना है तो अभी तो 29 तो बहुत दूर है भाई, अभी तो 26 ही चल रहा है, अभी तो 2-3 साल पड़े हैं। आज माहौल गर्म करके 29 में क्या होगा? आप अपने कर्म देखिए। 2027 का चुनाव मनीष चौहान जी लड़ रहे हैं, तो मैं तो मनीष चौहान जी के लिए कोई ज़मीन तैयार नहीं कर रहा हूँ। ज़मीन तो आप खुद तैयार कर रहे हैं, अपने गड्ढा तो आप खुद खोद रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को खुद सोचना होगा कि जातिगत जहर मत घोलिए भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये सब इनको संगठित रखिए। और जो आप मुस्लिमों के साथ कर रही हैं ना, वो बहुत गलत हो रहा है विपिन भाई। आप पत्रकार हैं, नकुड़ विधानसभा से आते हैं, आप जाइए, आपकी पूरी बेल्ट मुस्लिम गुजरों की है। एक गाँव में जाकर आप दिखा दीजिए कहाँ सड़कें बना रही इकरा हसन। मैंने अभी कहा एक इंटरव्यू में, कुछ सोलर लाइटें उन्होंने जरूर दी हैं 2-4 गाँव में, लेकिन सीसी सड़कें या कोई बड़ा काम उनका ग्राउंड लेवल पे अब तक दिखाई नहीं दिया। खुद मैंने उनको रात को एक दिन कहीं किसी गांव में सवाल किया था कि 1 साल की आपकी बड़ी उपलब्धि क्या है, तो सांसद जी कोई जवाब नहीं दे पाई। उल्टे उनके समर्थकों के फ़ोन आए कि इस वीडियो को हटा दीजिए, क्लिप को। तो यही तो काम करते हैं इनके समर्थक यही काम करते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं। 2016 में भी इन्होंने गुंडागर्दी की थी टाइम्स नाउ के पत्रकार के साथ। चित्रकूट में गुंडागर्दी की इन्होंने, इकरा हसन जी ने कैमरा छीना, हमारे पत्रकार के साथ कैमरा छीना, विकास शर्मा को बदतमीज़ी की, आपको फ़ोन किया। यही तो गुंडागर्दी और ये जो बाहुबल इनका है ना, इसी दम पर ये इस योगी सरकार में देखो उनके क्या हालात हैं। और इनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। बड़ी उपलब्धि तो यही है कि डीआईजी साहब के यहाँ जाएंगे, ड्रामा करेंगे, मीडिया में हाईलाइट हो जाएंगे। तमाम मीडिया चैनल्स ने खबरें चलाई हैं। तो सचिन जी, इकरा जो मतलब बाहर से पढ़ के आई है, और वो डबल स्टैंडर्ड कैसे रखती हैं जब हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के पार्लियामेंट के अंदर बोलती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, संविधान बचाने की बात करती है, तो वो संविधान के चौथे जो स्तंभ है मीडिया, उस पर आपको इस तरह से नोटिस दे करके क्या है? ये संविधान की कॉपी उठा करके सदन में बोलना और ये करना, संविधान बचाओ, ये सब एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एंगल्स इन चीज़ों को दिया जाता है।
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो पत्रकारिता भी है। आप तो उसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के लोग समाजवादी को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग, समाजवादी पार्टी भी नहीं लोगों की वजह से बदनाम होती है। 2017 में समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम इन्हीं लोगों ने तो किया था। पलायन किसने कराया, किसने गैंग चलाए, कौन नहीं जानता ये बात। समाजवादी पार्टी अगर बदनाम हुई है, अखिलेश यादव की सरकार सत्ता से गई तो इन्हीं लोगों की वजह से तो गई है। आज फिर ये लोग उसी काम पर खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं 2027 से मुख्यमंत्री बनने का, और ये लोग उनको किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को डरा रहे हैं। अखिलेश यादव को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि असल में कैराना में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी छवि किस तरह की बनती जा रही है। अखिलेश यादव ज़्यादा हवा देंगे तो अखिलेश यादव को भी सोचना होगा कि आप कैसे नेताओं को टिकट दे रहे हैं। गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, किस तरीके से तमाम चीज़ों में लोग बरी हैं अभी, और अभी जो है बेल पर रिहा हैं ये लोग। लेकिन उनको तो जिताऊ कैंडिडेट चाहिए ना, और कैराना में नाहिद हसन को फिलहाल की तारीख में हराने वाला कोई है नहीं। इस तरह के वहाँ के कास्ट मैट्रिक्स कह लो, या वहाँ का जो इस टाइम का जो समीकरण है वो तो ये बताता है। देखिए, कास्ट तो अब आप देखिए, क्या बाबू हुकम सिंह जी कैराना से विधायक नहीं रहे? क्या कुंदरकी से मुसलमानों का एक बहुतायत में वोट था, वहाँ क्या हिंदू चुनाव नहीं जीता है? क्या आज़म खान के यहाँ आकाश सक्सेना चुनाव नहीं जीते हैं? तो ये सोचना कि भाई ये तो हमारी यहाँ निकाह हो रखा है हमारी इस विधानसभा से, तो ये गलत है। वहाँ तो हिंदू और मुस्लिम दोनों चुनाव जीतते रहे हैं। मैं तो ऐसी वोट सीटों का आपको आंकड़ा बता रहा हूँ जहाँ कभी दूसरी पार्टी का जीता ही नहीं हिंदू। तो अभी तो हम आपसे बात कर रहे थे, आप लीगल नोटिस का आपने उनको जवाब दे दिया है, तो अभी आगे की आपकी क्या तैयारी? आज सारे पत्रकार इकट्ठा हुए थे और आपकी जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि इसमें कोई डेलीगेशन हमारा मिलेगा जल्दी उच्च अधिकारियों से। क्या आगे का? हमने पहले भी कहा था कि जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी, और अगर सरकार के स्तर पर कोई बात आएगी तो उसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो उसके लिए भी तैयार हैं। 11 सदस्यीय टीम का गठन होगा और वो फिर आगे निर्धारित करेगा कि आगे माननीय मुख्यमंत्री से मिलना हो तो उस विषय में भी विचार होगा, और सहारनपुर के प्रशासनिक या मेरठ तक जाना पड़े तो उसकी लड़ाई लड़ने का भी काम होगा। अच्छा, मैंने तो आपको, जब से मैं जर्नलिज्म में आपको 15-16 साल से देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कहीं आपने जर्नलिज्म में अपने मामा के नाम का कहीं यूज किया हो। आपने तो बड़े बड़े बैनर के साथ नोएडा में काम किया, आपने तो कहीं उनका नाम का यूज नहीं किया। वो ठीक है, आप उनके भांजे हैं, लेकिन आपको ये करके टारगेट पे लिया जाना कि आप प्रदीप चौधरी के भांजे हैं, इसलिए आप बीजेपी को हाईलाइट करते हैं, बीजेपी को लाइमलाइट में रखते हैं, प्रदीप चौधरी जी की राह आसान करते हैं, इस तरह के एलिगेशन, इस तरह के ब्लेम आप पर लगते हैं कि ये चीज़ें समझ जी, हमें तो गर्व है कि हम मास्टर कौनपाल जी के वंशज हैं। हमें गर्व है उस खून पर जिसको लोग विकास पुरुष कहते हैं। हमें गर्व है उस खून पर जिसने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया, किसान परिवार में, एक टीचर होने के बाद अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और समाज के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हमें गर्व है प्रदीप चौधरी जी पर जो ईमानदारी और सादगी की मिसाल है। प्रदीप चौधरी जी के जीवन पर आज तक रत्ती भर दाग नहीं है। 3 बार MLA रहे, 1 बार सांसद रहे। किसी थाने में कोई मुकदमा लिखा गया हो, किसी को डराया हो, किसी को धमकाया हो, और आप तुलना कर रहे हैं इकरा हसन और नाहिद हसन से, उनके समर्थक हमारी तुलना कर रहे हैं। सचिन चौधरी पर तो रत्ती भर दाग नहीं है। पहले आप अपने दामन के जो दाग हैं उनको देखिए। जिनके घर खुश शीशे के होते हैं विपिन भाई, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आपके सामने एक सादगी और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है। आज भी प्रदीप आपको टारगेट तो आपको ये कह के तो कर रहे हैं कि आप प्रदीप चौधरी के भांजे हैं, इसलिए आप इस तरह की पत्रकारिता करते हैं। नहीं, तो ये आपको नहीं लगता कि कहीं विरोधियों को, या जो लोग आपकी जर्नलिज्म से जिनको चिढ़ है या उनको पसंद नहीं है आपकी जर्नलिज्म, तो वो कहीं ना कहीं आपके मामा को वहाँ रख देते हैं सामने? मैंने कहा ना विपिन भाई कि मैं पत्रकार होने के साथ साथ एक जागरूक नागरिक भी हूँ। रिश्तों में कहीं आप किसी चीज़ को तोल नहीं सकते हैं। अगर मेरा रिश्ता उनसे है और वो सच्चे हैं तो मैं खुलकर आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि मैं खुलकर प्रदीप चौधरी जी के साथ हूं। मैं अपराधियों के साथ नहीं हूं, और जो अपराधियों का साथ देंगे वो अपने दामन में भी झांकें कि आप कहां खड़े हैं। भांजे से लगे पत्रकार के रूप में भी तो आपकी एक पसंद हो सकती है। बिल्कुल। प्रदीप चौधरी को आप पसंद करते होंगे, इमरान मसूद को पसंद करते होंगे, या आशू मलिक को पसंद कर सकते हैं। तो ये जरूरी तो नहीं कि अगर आप किसी के भांजे होंगे तो आपने उनको केवल भांजे होने की वजह से पसंद कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन सा मुस्लिम खानदान है जिस पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और इस तरीके के गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हों? कौन सा परिवार है बताइए? क्या इमरान मसूद का परिवार है? काजी रशीद मसूद साहब का परिवार है? राजनीति में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं विपिन भाई, लेकिन किसी भी तरीके से रशीद मसूद साहब का परिवार आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं है। शाहिद मंजूर साहब का आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं है। कादिर राणा का परिवार थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने माहौल ख़राब करने का काम किया तो इसी परिवार ने किया। अच्छा, और उसके पूरे तथ्य रिकॉर्ड भी आने वाले टाइम में हर चीज़ का खुलासा होगा। अच्छा, अब जो लड़ाई है शामली ज़िले की, वहाँ एक तो मनीष चौहान बनाम मोनू कश्यप पूरा चलाई है, तो एक क्या आपको जो है मनीष चौहान जो निशाने पे रहे, क्या मनीष चौहान आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं? पूर्व मंत्री हैं MLC वीरेंद्र सिंह जी, क्या उनकी तरफ से आपको कोई
फ़ोन या कोई उनकी तरफ से कुछ ऐसा आया हो कि हम आपके नहीं, साथ नहीं ऐसा नहीं है। मतलब मैं ना तो किसी के सपोर्ट से काम कर रहा हूँ और ना किसी के विरोध से काम कर रहा हूँ। ना तो मेरा इकरा जी से कोई विरोध है, ना ये जी से कोई विरोध है। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है और ना मेरा किसी को सपोर्ट है। पॉलिटिकल सपोर्ट कुछ मिला हो बीजेपी की तरफ से? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है ना। मेरे पास आप जैसे मजबूत साथी हैं, तो अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। वक्त आने पर कोई ऐसी बात होगी तो ज़रूर देखी जाएगी। लोगों को ऐसा लगता होगा शायद कि पर्दे के पीछे से बीजेपी का लीडरशिप सचिन जी के पीछे खड़ा होगा, या पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी या मनीष चौहान पीछे से इनको बैकअप दे रहे होंगे। ये तो कानूनी लड़ाई है, इसमें तो कानून लड़ेगा। इसमें राजनीति का क्या मकसद है? नहीं, राजनीति का तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। जो मैदान में होगा वो देखा जाएगा। उसमें तो कुछ नहीं, तो राजनीतिक लड़ाई है तो मैदान में लड़ी जाएगी। ये तो कानूनन लड़ाई है, कोर्ट से लड़ी जाएगी। ऐसे ही रहेंगे बेबाक? बिल्कुल बेबाक रहे हैं आप। हमारा इतिहास देख लीजिएगा। हमारे नाना जी ने किस तरीके से राजनीति करने का काम किया, हमारे मामा जी ने किस तरीके से राजनीति करने का काम किया, और उन्हीं विचारों पर हम आगे चल रहे हैं। वो भी सच्चा ईमानदारी के साथ चले, हम भी सच्चा ईमानदारी के साथ चले। ये आपके डीएनए में है कि आप ना झुकेंगे ना स्वाभिमान ना झुकेंगे, ना डरेंगे और ना बिकेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सचिन जी। बहुत बहुत सचिन चौधरी जी बीजीटी के एडिटर इन चीफ, उनसे बातचीत की है। जिस तरह से लीगल नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है, और उसके बावजूद भी अब भी कैमरे के सामने सांसद इकरा हसन और उनके भाई नाहिद हसन को ये कहने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं कि उनको अपना जो पॉलिटिक्स करने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा, और पत्रकारिता को दबाने की, पत्रकारों की आवाज़ को दबाने की कोशिशें उनको बंद कर करके ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिक्स करनी होगी। ये सांसद प्रदीप चौधरी के जो भांजे हैं, बीजीटी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने आज खुल करके तमाम चीज़ें कैमरे पर रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।